बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे सिंध की, जहां पर सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद ने सिंध भर के निजी स्कूलों को 10% गरीब स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम देने के अहकाम जारी किए। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमारे साथ होंगे जाहिद खोखर, जबकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे पंजाब की, जहां पर मालियाती निज़ाम में जिद्दत और शफाफियत के लिए पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया है। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे नवाज संगरा, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे महकमा आबपाशी सिंध की। सिंध महकमा आबपाशी ने सैलाब का बहाना बनाकर 50 अरब रुपए के फंड्स हंगामी बुनियादों पर मंजूर करवा लिए। इन पैसों का क्या हुआ, कहां पर खर्च हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी साहब। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तालीम सिंध की। तो चंद माह पहले वज़ीर तालीम सिंध ने सिंध के निजी स्कूलों में 10% तलबा को मुफ्त तालीम की फराहमी की हिदायत जारी की थी। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद ने सिंध भर के निजी स्कूलों को 10% गरीब तलबा को मुफ्त तालीम देने के अहकाम भी जारी किए हैं। फैसले पर अमल ना करने वाले निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने और भारी जुर्माने आयद करने का भी फैसला जारी किया गया है। इसके साथ साथ तमाम निजी स्कूलों को हिदायत जारी की गई हैं कि ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चों को दाखिला दिया जाए और उनके लिए मुश्किलात पैदा करने से भी गुरेज करें। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद कोकर से। जी जाहिद, फैसले की तफसीलात शेयर करें सबसे पहले। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है और कि 10% जो मुस्तहिक वालिदैन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। और इस ज़मीन में जो खतूत भी जारी कर दिए गए हैं और ये कहा गया है वाज़ेह तौर पर उन निजी स्कूलों को कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया गया तो उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी, उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया और जिसके बाद जो है महकमा तालीम जो है इस हवाले से सरगर्म हुआ है और उन्होंने बड़ा एक एक्शन लिया है। तमाम स्कूलों को अब पाबंद किया जा रहा है कि वो 10% जो मुस्तहिक जो उनके वालिदैन हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों की फीस, वो इनके जो है स्कूलों में उनको तालीम दिलाई जाए। रीजनल डायरेक्टर जो हैं जितने भी सिंध भर में, उनको ये खतूत जारी किए गए हैं, उनको हिदायत की गई है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई गई हैं जिसमें सरकारी अफसरान शामिल हैं, महकमे के अफसरान हैं और उसके अलावा वालिदैन या प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो शामिल हैं, ताकि इस हुक्मनामे पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। ये बुनियादी तौर पर एक सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो 2013 में मंजूर किया गया, उसके तहत तमाम बच्चों को ये मुफ्त तालीम देनी है। सुबह सिंध के मुस्तहिक और पसमानदा बच्चों को यकसा मयारी तालीम तक रसाई फराम करेगा और इसमें तमाम हुकूक जो हैं उन बच्चों के महफूज किए गए हैं। और उनको ये कहा गया है कि इस एक्ट के तहत जो बच्चे हैं वो उनकी जितने अखराजात हैं, उनकी तालीम है, स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म है, स्कूल बैग्स हैं, जितने भी हैं वो जो है वो बिल्कुल मुफ्त होंगे। और इस हवाले से जो दरख्वास्तें दी जाएंगी और अगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता है तो भी जो महकमा तालीम का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो ज़ैली इदारा है उसको आगाह किया जाएगा ताकि उन जो है स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठीक है। ये 2013 तकरीबन 11 साल हो गए इस एक्ट को, पार्लियामेंट ने इस एक्ट को मंजूर किया है। इस पर अमल दरामद कहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। अदालत से जब रुजू किया गया तो उसके बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला दिया है और एक अच्छी खुश आइंद बात यह है कि अदालत के हुक्म के बाद अब महकमा तालीम इस पर जो काम भी कर रहा है और ये एक बड़ी बात होगी प्राइवेट स्कूल्स को स्पेशली जो है ये कहा गया था, ये हिदायत जारी की गई थी प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। तो क्या निजी स्कूल जो हैं अदालती फैसले पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सिंध भर में और ख़ास तौर पर हम जो कराची के बड़े स्कूल देखते हैं कि वो बड़े स्कूल इतने जो है माफियाज की सूरत
अख्तियार कर चुके हैं कराची के अंदर, वो जो है सरकारी हुक्मनामे जो है नहीं मानते हैं और वो उन पर अमल दरामद काफ़ी मुश्किल काम है। और इस वक्त भी ये चैलेंज होगा महकमा तालीम पर और ख़ासतौर पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इनका विंग है उन पर भी, कि उन जो स्कूल्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी चेन्स हैं वो इस फैसले पर अमल दरामद करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसके बाद जितने 6 तकरीबन स्कूल से इब्तदाई मरहले में उन्होंने गलत डेटा फराहम किया था, झूठ बोला था उन इदारों के साथ कि हम इन जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, मगर जब वेरीफाई किया गया, जब ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जरिए वेरीफाई किया गया तो वो उन वालिदैन के साथ रब्ता किया गया, फिर पता चला कि वो जो है पैसे भर रहे थे, उनको तो कोई किसी किस्म का मुफ्त जो है वो एजुकेशन फराहम नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। उनको भी नोटिस वगैरह जारी किए हैं कि आप हमें मुतमईन करने वाला जवाब दे दें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इस तरह से है कि जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं लोग, उनके जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, और उसके अलावा और किस्म जो है वो जो शहीद हुए लोग, उनके बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, और जिनकी आमदनी कम है वो भी इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो क्या जाहिद, ये क्या था? ये स्कॉलरशिप जारी की गई है या गरीब तलबा के लिए कोटा मुख्तस किया गया है? ये कोटा है, 10% पाबंद हैं तमाम निजी इदारे। सिंध असेंबली के जरिए ये एक्ट मंजूर कराया गया, ये कानून साजी की गई है कि इसके जरिए जितने भी इदारे हैं वो पाबंद हैं कि 10% जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुफ्त तालीम फराहम करे, जिस पर कुछ अमल हो रहा था, कुछ हद तक नहीं हो रहा था। और ख़ासतौर पर उन स्कूलों में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो बड़े नाम हैं, वो इस हुक्मनामे को उन्होंने रद्दी की टोकरी पे फेंक दिया था और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। तो ये तमाम मामला थे, और अब जब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस हवाले से फैसला दिया गया है तो मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ ये एक पॉजिटिव है कि अब खुद सिंध हुकूमत के जो कवानीन उन्होंने मंजूर कराए हैं, वैसे हम देखते हैं कि कवानीन तो अच्छे अच्छे मंजूर होते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी हम देखें या सिंध के अंदर की हद तक अब बात करें तो कवानीन मंजूर होते हैं, मगर बड़ा सवाल होता है उन पर अमल दरामद करने के हवाले से। जो अमल दरामद नहीं होता है, और अब अदालत की जानिब से जो है बड़ा अगर जो अमल दरामद नहीं करता उसके लिए क्या सजा मुख्तस की गई थी? देखिए, यहाँ पर एक कानून ये है कि उन जो है स्कूलों को नोटिस जारी किए जाएंगे, शोकाज नोटिस होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है, वो स्कूल चलाने के काबिल नहीं रह सकते हैं अगर वो इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि कराची के अंदर जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पर मंशात जो है वो फ़रोख्त हो रही होती है, मुख्तलिफ किस्मों में जो है मंशात वहाँ पर फ़रोख्त हो रही है, और इस सिलसिले में काफ़ी मरतबा जो इदारे हैं उनकी जानिब से नोटिस दिए गए हैं, तो उन पर भी बदकिस्मती के साथ अमल दरामद नहीं किया गया। हाल ही में जो सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक इजलास भी बुलाया गया, और ये फैसला किया गया कि अब मुश्तरका तौर पर ऐसे स्कूल जहाँ पर इस किस्म की मंशात फरोख्त हो रही है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल चीज़ों पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि सिंध भर में एक कानून है कि जितने जो सिंधी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सलीस उर्दू पढ़ाना लाजमी होती है। इसी तरह से सिंधी के अलावा जो ज़बानें बोलते हैं उनको आसान सिंधी पढ़ाना लाजमन होता है, और ये कानून का हिस्सा है। मगर बदकिस्मती की बात है कि सरकारी स्कूलों में तो उस पर अमल दरामद हो रहा है, मगर प्राइवेट स्कूल उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते हैं। कुछ मतलब जो बड़े बड़े जो नाम है वो अमल दरामद नहीं करते, और इस हवाले से काफ़ी मरतबा जो कोशिशें भी की गई हैं, जो डायरेक्टर हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, रफ़िया जावेद की जानिब से खतूत भी लिखे गए हैं, और उनको कहा गया कि आपको वार्न किया जाता है, कार्रवाई करेंगे। और असेंबली के फ्लोर ऑफ हाउस पर भी जो तालीम के सूबाई वजीर हैं सरदार शाह, उनकी जानिब से भी ये खुली तौर पर वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर ऐसे इदारे जो सिंधी ज़बान का सब्जेक्ट मजमून नहीं पढ़ाते उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मगर बात वही आती है कि कराची के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, जो बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, वो इन कवानीन को पूछते तक नहीं है।
अब ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत, सिंध हुकूमत स्टैंड ले, और अब क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आ चुका है, तो अब उनके पास ये जवाज है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये मौका है। अच्छा, इसी तरह से जो कितने वालिदैन हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे? देखें, कुछ छोटे मोटे स्कूल जो हैं वो अमल दरामद करते हैं, जितने भी हुक्मनामे होते हैं, और वो उनको फॉलो भी करते हैं, मगर बात वही होती है कि जो बड़े स्कूल्स हैं उनमें इस तरह के जो है कवानीन, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो इस वक्त भी जो अक्सर प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बड़े, जिनके हम नाम जो है नहीं बता सकते, क्योंकि उन स्कूलों में भी इस जो हुक्मनामा है सिंध हुकूमत का या सिंध हाई कोर्ट का, उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि चूंकि आपने रफिया जावेद साहब नाम लिया है, तो इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रफिया जावेद साहिबा ने, जो कि डायरेक्टर हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध की। रफिया साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये कहिएगा, क्या आप पुरुमीद हैं कि जो 10% फ्री स्कॉलरशिप है, या जो लीड स्कूल्स हैं, ऑफिस स्कूल्स हैं, और लीडिंग पाकिस्तान के स्पेशल सिंध सूबे के, क्या वो इस कानून को कबूल करते हैं, और क्या इस पर अमल किया जाएगा? इशू ये है कि सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आपके तवस्सुत से मेरी आवाज़ तमाम पेरेंट्स तक पहुंचेगी और तालीमी इदारों तक भी डायरेक्ट पहुंच जाएगी। और बात जहां तक आप पूछ रही हैं कि ये वो कबूल करेंगे या नहीं, देखें, कोर्ट का एहतराम हम पे लाजिम है। कोर्ट के डिसीजन में ये तो हमें देखना ही नहीं कि कोई कबूल करता है कोई नहीं करता। अब बात असल की जो है वो ये है कि 60% वो स्कूल हैं जो ऑलरेडी 10% पे मनोअन अमल करते हैं। 40% में वो चेन ऑफ स्कूल या लीडिंग स्कूल हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, वो इंक्लूड है, तो वो कंसेशंस देते हैं, लेकिन जो मुकम्मल फ्रीशिप है वो नहीं देते थे। तो अब हमने उनको सर्कुलर भी लिखे इशू किए हैं, खतूत भी जारी किए हैं, और इंस्पेक्शन की कमेटियां बनी है 23 डिस्ट्रिक्ट की सिंध सूबे की, जो रोजाना के बुनियाद पे इंस्पेक्शन करती है और रिपोर्ट मरतब करती है। और हाई कोर्ट ने हमें पाबंद किया है कि हर माह की 5 तारीख को हम तमाम कंप्रीहेंसिव और जेन्युइन डेटा वहां सबमिट करेंगे। तो अब हमें इम्प्लीमेंट करना है और हम करके दिखाएंगे। जाहिद खोकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आप रफिया साहिबा से कोई सवाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल रफिया साहिबा, क्योंकि जो कानून तो 2013 से मौजूद है, और वही बात आ जाती है कि कानून की मौजूदगी में अब ज़ाहिर अदालत को इस मामले पर एक्शन लेना पड़ा है। और क्या वाकई अब अदालत के बाद ये जो आप बता रही हैं कि 40% जो बाकी स्कूल हैं वो इस पर अमल दरामद करेंगे? 101% करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनको रिव्यू के लिए कोर्ट से रिव्यू करना होगा, पहली बात। लेकिन कोर्ट जो है वो बाद में आई है, लेकिन ये हमारे रूल का हिस्सा है, तो हमें वैसे भी इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और अब हमने ये कर दिया है कि हर 3 साल के बाद हम जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसका हम रिन्यूअल करते हैं। तो हमने इसको रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ मशरूत किया है। जब तक वो 10% पे अमल नहीं करेंगे, उनके इदारे फिर इलीगल चलेंगे और उनको सील कर दिया जाएगा। तो रफिया साहिबा, तलबा के लिए क्या मेरिट सिस्टम रखा गया है? किन बुनियादों पर तलबा को दाखिले दिए जाएंगे? देखिए, तलबा को जहाँ तक दाखिले का सवाल है तो वो बाज़ाब्ता उससे रिटन टेस्ट लिया जाता है स्कूल में, प्राइवेट में। उसके बाद उनका इंटरव्यू किया जाता है, वालिदैन का इंटरव्यू किया जाता है, और फिर उनको जो है वो दाखिला दिया जाता है। और ये एक अच्छी बात है कि मेरिट होनी चाहिए। बच्चे को जांचना चाहिए कि उसका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, और बच्चा ये साइंस पढ़ सकता है या आर्ट में दिलचस्पी रखता है। बच्चे का दिमाग को जांचने के लिए वो नर्सरी से लेकर ही जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसको तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड अब तो गवर्नमेंट। लेकिन रफिया साहिबा, बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि मेरिट को तो फॉलो किया ही नहीं जाता है, मेरिट की तो धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। एडमिशन देते वक्त भी मेरिट का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता है। इस तरह नहीं है, प्राइवेट स्कूल में मेरिट चलती है और बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलते हैं। इसी वजह से हमारे पास बहुत सी सिफारिशात भी आती हैं कि जी हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रही है। वो उनका एक क्राइटेरिया है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हर किस्म के
स्कूल्स भी हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि न हो, लेकिन मोस्टली ये मेरिट वाली जो कंप्लेन है वो कराची के प्राइवेट स्कूल पे या सिंध के प्राइवेट स्कूल पे लागू नहीं होती, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जी जाहिद, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी रफ़िया साहब, जिस तरह से मैंने बताया कि ये मंशात का जो इस्तेमाल होता है सरकारी स्कूलों में, ये तो इंतहाई जो है ख़तरनाक सूरत हाल है। हमारे मुस्तक़बिल पे के मेमार उस हवाले से शिकार हो रहे हैं। और आप की जानिब से भी खतूत काफ़ी मरतबा लिखे जा चुके हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि हाल ही में सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी दाखिला की मुश्तरका एक मीटिंग भी हुई और उसमें भी लाएमल बनाया गया। किस हद तक उसमें कामयाबी मिली है, या उसको रोकने के हवाले से किस तरह के जो है लाहेअमल की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि हम जो हैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और हम जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ऑफिस के तालीमी इदारों के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। 2013 से लेके हम मुसलसिल अवेयरनेस के वर्कशॉप, सेमिनार ये कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बिलखुसूस हर जगह जाकर हम ये सेमिनार्स करते हैं। हमारा काम है अवेयरनेस देना, बच्चों को होशियार करना। जिनका काम है कि आप उनसे पूछे कि तालीमी इदारों तक रसाई होती कैसे है, लेकिन हमने चौकना किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि कैंटीन तक ये न पहुँचे, वो चौकना रहे, चौकीदार पे नज़र रखें, आसपास में ढाबा होटल है तो उन पे नज़र रखें। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें पॉलिसी दी है उस पर हम अमल पेरा हैं और इंशाअल्लाह पुरुम्मीद हैं। बाकी आप उन यानी कि रफ़िया साहिबा, आप इससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं और सेटिस्फाई हैं कि अदालती हुक्म पर अब मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है? अमल दरामद हो रहा है और करके दिखाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये हमारी भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिट का भी सवाल है, तो इस पे कोई कंप्रोमाइज हमें नहीं करना है और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब तावन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़िया जावेद साहिबा, डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हमारे साथ मौजूद थी, अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाज़रीन, अदालती हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है, ऐसा कहना था रफ़िया जावेद साहिबा का, और आगे भी इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और अगर ये अमल दरामद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है और ये एक अच्छा फैसला होगा अदालत की जानिब से जो जारी किया गया है, ताकि थोड़ी सी अपनी मनमानियाँ जो हैं, जो निजी इदारे हैं, वो कम कर सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में शहरियों की जायदाद के मामलात में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए बोर्ड में अहम शोबों में जिद्दत लाने के साथ साथ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटियां बनाने का फैसला किया गया है। करप्शन के खात्मे के लिए इंटरनल ऑडिट के लिए मेंबर की नई आसामी भी कायम की जा रही है। इस्लाहात से कितनी बेहतरी आएगी, आम शहरी को क्या फ़ायदा होगा, मज़ीद इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन किया है नवाज संकरा ने। नवाज, बताइए, इस्लाहातों को होने जा रही हैं तो कोई फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है? देखें जी, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें यही चीज़ दिखाई जाती है कि ये कानून जो है ये शहरियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। कवानीन पहले भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन था। आए रोज़ जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें शफाफियत, जिद्दत और इस्लाहात के नाम पर जो है वो चीज़ें करती रहती है ताकि चीज़ों को जो है वो बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है वो चलाया जा सके। इस बार भी जो है वो जो ज़मीनों से मुतल्लिक मामला थे उसमें बहुत सारे इशूज़ थे। ये बताया जा रहा था कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जुडिशल साइड है वो शफाफियत उसमें नहीं है। एक तो ये था कि आपने देखा होगा कि लोगों की जायदाद के जो केसेस होते हैं वो कई सालों तक जो है वो लटके रहते हैं, बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कई नस्लें, पहले बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और जायदाद के जो केसेस हैं उनके फैसले नहीं हो पाते। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस हवाले से अब थोड़ा सा एक्टिव दिखाई दे रहा है, उनका ये मकसद है। इससे पहले जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर या तारड़ थे, उन्होंने भी जो है वो IT जो है वो मुतारिफ़ करवाई और चीज़ों को जो है वो तेज़ करने की कोशिश की ताकि जो जायदाद से मुताल्लिक लोगों के जो केसेस हैं वो किसी भी सतह पर हो, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हों, कमिश्नर के पास हों, जो है ADCR
एडीसीआर जो है उसके पास हूँ या कि वो एसी के पास या तहसीलदार के पास हूँ, किसी भी सतह पर अगर वो केसेस हों तो उनका जो है वो जल्दी से जल्दी फैसला किया जा सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन केसेस की जो शफाफियत है उस पर सवालिया निशान जो है वो लग रहे थे। बताया ये जा रहा था कि ये केसेस जो है वो मेरिट की बजाय कुछ दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रख के, जिसमें करप्शन भी बताई जा रही थी कि ये केसेस जो हैं उसकी बुनियाद पर डिसाइड होते हैं, जबकि मेरिट की बुनियाद पर ये केसेस जो हैं वो डिसाइड नहीं होते। इसकी बहुत सारी जो है वो शिकायत भी सामने आ रही थी, जिसके बाद जो मौजूदा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद हैं उन्होंने ये स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि इससे जो जुडिशल साइड है इसमें जिद्दत लाई जाए, इसमें जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है जिसमें अकाउंटेबिलिटी की जाए, ताकि किसी भी सतह पर। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं है कि हर बार जब कोई ऐसा कमेटी बनाई जाती है तो हर इदारे के अंदर ऐसी कमेटियां तो पहले से मौजूद होती हैं, फिर उसके बाद नई कमेटियां बनाई जाती हैं। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटियां बनाने की ज़रूरत अब इस वक्त क्यों पेश आई? क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था इससे पहले? आप सही कह रही हैं कि जो पहले वाला सिस्टम था वो उस पर कई सवालात थे। बताया ये जा रहा था कि सिस्टम प्रॉपर काम नहीं हो रहा, लोगों को जो है वो अपनी जायदाद से मुताल्लिक इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह फैसला किया है कि लोगों को जो है वो बर वक्त इंसाफ फराहम किया जाए और किसी किस्म की भी जो कोताही है जो अफसर की तरफ से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1957 है उसको मद्देनज़र रखते हुए 2 कमेटियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से उन्होंने मेंबर टैक्सेस जो जमान वट्टू उनको ये असाइनमेंट दी कि 2 ऐसी कमेटियां कंस्टिट्यूट की जाएं जो इन जो रेवेन्यू के जो जुडिशल मामलात हैं उनको देखें। जो जुडिशल जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी 1 है उसका जो सरबराह है वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे, जबकि वो नीचे अपने जो मेंबरान हैं उनको लेंगे और उस पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बनाई जाएगी। और वो कमेटी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो 8 मेंबरान हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं जुडिशल साइड पे, उनको मॉनिटर करेगी। उसके साथ साथ जो कमिश्नर्स जो डिवीजनल कमिश्नर के पास रेवेन्यू से मॉनिटर करने के लिए दूसरा मॉनिटर लगाया जाता है, फिर उस मॉनिटर को भी मॉनिटर करने के लिए तीसरा मॉनिटर लगा दिया जाता है। तो ये सिस्टम किस तरह से चलेगा फिर? आपकी बात ठीक है कि ये मॉनिटर पे मॉनिटर जो है ये लगाए जा रहे हैं। हालांकि वही अब बात ये देखें कि जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो भी कोर्ट करते हैं, जो नीचे मेंबरान हैं वो भी कोर्ट करते हैं। वही लोग जिनके ऊपर ये कमेटियां बनाई जा रही हैं वही उन कमेटियों का हिस्सा होंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आप देख लें कि किस तरह ये काम करेंगे। इस तरह तो नवाज देखें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑडिट पहले भी होता है, अब क्या जरूरत पड़ गई फिर कि ऑडिट के लिए मेंबर की एक बाकायदा सीट बनाई जा रही है? अच्छा, जिस तरह हमने जुडिशल साइड की बात की कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे शफाफियत नहीं है, इसी तरह ऑडिट जो साइड है उस पर भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो प्रॉपर ऑडिट है वो नहीं होता और जो सरकारी फ़ीस होती है उसमें खुद बद होती है। जो पैसे ख़जाने में आने चाहिए वो लोग आपस में जो है वो बांट लेते हैं और ख़जाने में एक मामूली सी अमाउंट जो है वो आ जाती है, जिसके लिए एक बड़ा ये फैसला किया गया कि एक प्रॉपर जो मेंबर्स है मेंबर की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और इंटरनल ऑडिट को मॉनिटर करने के लिए एक बाकायदा जो है वो मेंबर की सीट क्रिएट की जा रही है। क्या वो एक नया मेंबर बाकी सब मेंबर्स को कंट्रोल कर लेगा और सही से ऑडिट हो जाएगा? अच्छा, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें ज़्यादातर स्टैंप ड्यूटी है, उसके अलावा कंडोनेशन फ़ीस है, सरकारी ज़मीनों पर जो रेंट आता है, जो लीज़ की अमाउंट आती है, उसके अलावा जो सरकारी दुकानें हैं उन पर जो है वो किराया आता है, रजिस्ट्रेशन के अमल से पर जो है वो ढेर सारे जो है वो पैसे आते हैं। लेकिन आपको पता है कि रेवेन्यू निज़ाम जो है वो हमेशा टॉप पर रहता है करप्शन के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये चीज़ की जा रही है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नीचे से लेकर ऊपर तक जो करप्शन होती है उसका खात्मा किया जाए और जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं उनकी मज़ीद मॉनिटरिंग की जाए और ख़जाने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो जमा करवाई जाए। स्टैंप ड्यूटी की मद में भारी रकम जो है वो चोरी हो जाती थी, इस पर हर साल जो है वो ऑडिट रिपोर्ट भी बनती है जिसमें ये कहा जाता है कि अरबों रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी है वो चोरी कर ली गई है और ख़जाने में जमा नहीं करवाई जाए। उसके अलावा म्यूटेशन जो इंतकालात होते हैं उनकी फ़ीस जो है उसमें बड़े लेवल पर जो है वो खुद बद की जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उन पर अमल जो है वो नहीं होता, उनको देखा नहीं जाता और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब नहीं किया जाता जो इसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो अब ये एक बाकायदा से इंटरनल ऑडिट विंग कायम किया जा रहा है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तमाम माली मामलात हैं, जहाँ से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनकम आती है फिर वो सरकार के
ख़जाने में जाती है, उस इनकम में ये चीज़ें देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे जो है वो गफलत हो रही है, कहाँ कहाँ से पैसे जो हैं वो चोरी हो रहे हैं, ताकि जो सरकार का ख़जाना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। यानी कि अवाम अब खुश हो जाएं, यानी कि नई इस्लाहात लाने से जायदाद से मुतल्लिक केसेस जिनका कई कई साल तक फैसला ही नहीं हो पाता था, और बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि नई नस्लें और पुरानी नस्लें जो हैं वो जायदाद से मुतल्लिक फैसलों की मुंतज़िर ही रहती थी, तो अब वो फैसले जल्दी हो जाएंगे। कोशिश तो यही की जा रही है। ये जो दोनों मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई हैं, जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी हैं, इनका मकसद तो यही है कि एक तो फैसले जल्दी होंगे, दूसरा उनमें शफाफियत होगी। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो फैसले हैं वो मेरिट पर नहीं होते, वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं, वो बदउनवानियाँ उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें सिफारिश का आंसर बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब ये कमेटियाँ बनाकर उनमें शफाफियत जो है वो लाई जा रही है, ताकि किसी भी किस्म पर लोगों की जो जायदाद है उसको, लोगों को उनकी जायदाद के हक़ से जो है वो महरूम ना किया जाए। क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम पर अक्सर जो है वो सवालात उठाए जाते हैं, उसको कवर करने के लिए ये कमेटियाँ जो कायम की जा रही हैं, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अब देखना होगा कि ये काम किस तरह करती है। अगर तो ये जिस मकसद के लिए बनाई जा रही हैं, जो इसका एक होमवर्क किया गया है, उसके तहत अगर ये काम करती हैं तो इससे तो यकीनन लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि यानी कि ये जो कमेटियाँ, अकाउंटेबिलिटी कमेटियाँ बनाने जा रहे हैं ये लोग, उससे बदउनवानियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। एजेंडा यही है, मकसद यही है कि बदउनवानियों का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। देखा ये जा रहा था कि सबसे ज़्यादा इशूज़ नीचे जो तहसीलदार लेवल है उस पर तो इशूज़ थे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इशूज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबरान हैं ना उस सतह पे आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर नीचे से केस होता हुआ जब एंड पे पहुँचता था एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर पे, तो लोग ये तवक्को करते हैं कि हमें ADCR ने इंसाफ नहीं दिया, हमें AC ने नहीं दिया, हमें कमिश्नर ने नहीं दिया, अब हमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाके इंसाफ मिलेगा। लेकिन देखने में ये चीज़ आई है कि वहाँ पर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो एक्टिव नज़र आए, उन्होंने ये कमेटियाँ तश्कील दी हैं ताकि आइंदा से जो है इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो लोगों की जायदाद के मसाइल हैं उनको मेरिट पर देखा जाए और लोगों को जो है वो उनका हक दिया जाए। अब देखना होगा कि ये कमेटियाँ जब मुकम्मल तौर पर फ़ाल होती हैं तो ये कितना काम करती हैं और उससे लोगों को जो है वो कितना बेनिफिट होता है। कितने % बेहतरी आएगी नवाज? देखिए ये एक बहुत बड़ी साइड है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है ना। अगर ये साइड ठीक हो जाती है तो इससे हम कह सकते हैं कि सिस्टम में कोई 80 से 90% जो है वो बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम तो ज़मीनों से मुतालिक है। जब ज़मीनों से मुतालिक तमाम जो उमूर हैं, जो AC का काम है वो बेहतर हो जाएगा, तहसीलदार का काम बेहतर हो जाएगा, ADCR का काम शफाफियत पर होगा, कमिश्नर जो हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स जो हैं वो मेरिट पर फैसले करेंगे। तो इससे तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों को उनकी जायदाद का हक मिलेगा। लेकिन अब ये कमेटियां फ़ाल होने जा रही हैं, अब देखना होगा कि ये कब अपना काम शुरू करती हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको देख के ये कमेटियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं कि वहाँ किस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट के जो जजेस होते हैं, जो सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, सेशन जजेस, उनके अगर फैसलों में किसी को अभाम होता है तो उनको देखने के लिए जिस तरह डिस्ट्रिक्ट का जुडिशरी सिस्टम मौजूद है, इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिस्टम मौजूद है जुडिशरी का, तो कवानीन तो पहले भी मौजूद हैं मगर करप्शन तो ख़त्म नहीं हो रही है। अच्छा, वो साइड जो है ना वो जुडिशरी की साइड है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइड है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर देखा तो जाए तो जितने ये जिम्मेदार ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबरान होते हैं ये ग्रेड 20 और 21 के अफसरान होते हैं, ये कोई जूनियर अफसरान नहीं होते। तो ये चीज़ें सामने आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो उन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो सीनियर मेंबर हैं उनको मजबूरन ये कमेटियाँ बनाने की जो है वो मजबूरी सामने आई है ताकि ये कमेटियाँ बनाई जा सकें। अब ये कमेटियाँ देखेंगी कि अगर कहीं भी किसी भी जुडिशल फैसले में कोई अभाम आता है, लोगों को शिकायत होती है, तो उस पर वो नज़रसानी करेंगे और देखेंगे कि ये फैसला जो है ये क्या मेरिट पर हुआ है। अगर वो फैसला मेरिट पर नहीं होता तो जो मुतलका मेंबर होता है या कमिश्नर होता है या ADCR होता है उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है ताकि उसको ये पता हो कि आइंदा जो फैसले हैं वो मेरिट पर करने हैं। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो तमाम जो काम है वो कर रहा है। आप देख रही हैं कि हमेशा जो सरकारी सतह पर बहुत सारा पेपर वर्क तैयार किया जाता है ताकि चीज़ों को जो है वो शफाफ अंदाज में चलाया जाए। अच्छा नवाज, क्योंकि एक नई असामी बनाई गई है स्पेशल, उसके लिए मेंबर हायर किया जाएगा, तो सिलेक्शन का क्या तरीकाकार रखा गया उसकी उस मेंबर के लिए?
अच्छा, इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जा रही है कि हमने जो नया मेंबर इंटरनल ऑडिट जो देखेगा उसके लिए एक नया मेंबर जो है वो लाना है, क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त जो है वो 12 मेंबर्स मौजूद हैं, जिसमें जुडिशल मेंबर हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मेंबर टैक्सेस हैं, उसके अलावा जो मेंबर इज्तिमालात हैं, ये तमाम मेंबर कॉलोनीज़ हैं, ये काम कर रहे हैं। अब एक नया मेंबर जो आएगा उसकी कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी के बाद जिस तरह एक प्रोसीजर होता है सरकारी अफसरान की तैनाती का, जिस तरह पहले मेंबर्स जो हैं वो ग्रेड 19, 20 और 21 के जो अफसरान हैं उनको बतौर मेंबर तैनात किया जाता है, तो इसी तरह एक जो सीनियर तरीन अफसर होगा उसको जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेंबर तैनात किया जाएगा, जो कि तमाम जो मामलात हैं, जो माली मामलात हैं, उनकी निगरानी करेगा, उनको देखेगा कि कहीं पे कोई करप्शन तो नहीं हो रही, कहीं क्या पर उस मेंबर की क्या पोजीशन होगी उस वहां पर, और कितनी पावर शेयर की जाएगी उसको? अच्छा, तमाम जो ऑडिट के मामलात हैं वो उसके हाथ में आ जाएंगे और वो देखेगा कि जो तमाम मामलात जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जिसमें स्टैंप ड्यूटी है, म्यूटेशन फ़ीस है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, वो देखेगा कि कहीं पे इन चीज़ों में कोई चोरी तो नहीं हो रही, कहीं पर जो सरकारी अमाउंट है, जो सरकार का पैसा है, उसको जो करप्शन की नज़र तो नहीं हो रहा। तो इस सारे मामलात को वो देखेगा और उनको देखने के बाद अगर कोई बंदा उसमें मुलव्वस पाया गया तो वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हक उसके पास होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा, उसकी जो तमाम सर्विस है उस पर हाथ जा सकता है अगर कोई बंदा करप्शन में पाया गया। लेकिन तमाम तर चीज़ें हैं जो की जा रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अब देखना होगा कि ये कमेटियाँ जो हैं या जो इंटरनल ऑडिट विंग कायम किया जा रहा है ये किस तरह काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये अलमी है कि कवानीन मौजूद हैं, लोग अपनी सीटों पर बैठे हैं, सिस्टम मौजूद है, लेकिन होता ये है कि चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होता और चीज़ें जो हैं वो करप्शन, अकरबा परवरी और इन तमाम मामलात की नज़र हो जाती हैं। अगर अब इन जो कवानीन, ये जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, इंटरनल ऑडिट विंग की बनाया जा रहा है, उसके अलावा जो कॉलोनी विंग है उसमें भी काफ़ी सारी जो है वो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, उसमें इस्लाहात लाई जा रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक मुनज़्ज़म और जो शफाफ अंदाज है उसको चलाया जाए। अब देखना होगा कि क्या जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक मिशन है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लानी है, जिद्दत लानी है, लोगों के मसाइल जो हैं वो प्रायोरिटी पे हल करने हैं, तो क्या ये हल हो पाते हैं या माजी की तरह जो कानून मौजूद है, ये जिस तरह ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, नई हायरिंग हो रही है, ये मेंबर पहले से मौजूद अफसरान से भी ऊपर होगा? नहीं, ये ऊपर नहीं होगा, ये पहले से मौजूद जो मेंबरान हैं उनके इक्वल रैंक का होगा। इसकी जॉब जो है वो एक अपनी डिफरेंट जॉब होगी। मकसद ये है, क्योंकि पहले मेंबर्स मौजूद हैं, सारा सिस्टम मौजूद है, मकसद ये है कि उस सारे सिस्टम को ऊपर से मज़ीद बेहतर बनाना है, एक बाकायदा मेंबर लेके आना है और चीज़ों को जो सिर्फ यही काम करे कि कहीं पर कोई सरकार का जो अमाउंट है, जो टैक्स है, वो कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, कहीं करप्शन तो नहीं हो रही। अब देखना होगा कि क्या वो मेंबर जो हैं वो जब आते हैं तो कैसे मामलात को चलाते हैं। इस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि एक समरी भी जो है वो मूव की गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, जिसमें कुछ मज़ीद जो है वो पेशरफ्त उन बोर्ड आगे से जो CM ऑफिस है उसकी जानिब से कुछ कहा गया कि कुछ चीज़ें जो है वो मज़ीद बेहतर की जाएँ, जिसके बाद वो समरी जो है वो दोबारा मूव की जाएगी और एक नई सीट जो है वो बाकायदा से क्रिएट कर दी जाएगी। नाज़रीन, देखा जाए तो किंग एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटियाँ बनाने का फैसला तो किया गया है, जबकि कवानीन पहले भी मौजूद हैं, लेकिन करप्शन होती रही है। अब देखना यह है ये कमेटियाँ कितना बेहतर परफॉर्म करती हैं और करप्शन पर कितना काबू पा सकती हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे सिंध की। तो सिंध के महकमा आपाशी में एक और करप्शन की दास्तान सामने आई है। रवां बरस में ज्यादा बारिशें हुई, ना ही महकमा मौसमियात ने सिंध में बरसातों के हवाले से कोई खतरनाक खबर दी, लेकिन इसके बावजूद सेक्रेटरी आपाशी ने सैलाब का बहाना बनाकर दरियाए सिंध के बंद को पक्का करने की 50 अरब रुपए की मंजूरी दी। और जुल्म ये हुआ कि इस मंजूरी के साथ सिंध पेपरा के रूल्स की शिक को भी खत्म करके, इमरजेंसी जाहिर करके, बगैर टेंडर के तरक्याती काम के ठेके अपने मनपसंद कंपनीज को जारी कर दिए गए। हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम 1 माह के लिए किया जाता है, लेकिन अफसरान ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके 1 माह की जगह 1 साल का ठेका मनपसंद निजनी को जारी कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी साहब। मुगीरी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस पूरी स्टोरी के अंदर आखिर खबर क्या है? देखिए, इसमें आधी खबर तो तकरीबन आपने खुद ही बता दी है। डिटेल्स आपसे लेंगे ना। बदकिस्मती ये है कि ये वही महकमा है जी बिल्कुल,
कि ये वही महकमा है जिसकी दूसरी तीसरी स्टोरी हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। और जिस जिस तरह से हम इनके करप्शन के करतूतों के बारे में बताते जाते, हमें मुख्तलिफ ज़राए से सोर्सेस से इनके मज़ीद सबूत आते जा रहे हैं। 5-5.5 करोड़ सिंध के अवाम के लिए, लोगों के लिए की ज़िंदगी मौत के लिए ये जो महकमा है आबपाशी, पानी फराहम करने वाला इदारा, जो ज़राअत से भी, जिससे ज़राअत को भी पानी फराहम किया जाता है, माल मवेशी को भी, इंसानों को, उसकी हालत ये है कि 50-50 अरब रुपए की डंडियाँ। अच्छा। एक जो आज की स्टोरी वो इसी पे है कि सेक्रेटरी साहब को पता नहीं कहाँ से अचानक ख्याल आया कि 2024 में जो है दरिया सिंध के बंदों की मरम्मत भी की जाए और किनारों की भी मरम्मत की जाए। अच्छा। क्योंकि ऊपर से सैलाब आ रहा है। ठीक है। जो सोर्सेस से मुझे मिले हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें बताया गया है कि ना ही फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर से पूछा गया, ना ही मेट वालों ने कहा कि इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा सैलाब आएगा और ये कुछ होगा, इतना पानी आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ। और उससे बढ़ के बदकिस्मती ये है कि ना सेक्रेटरी साहब ने सिंध के दरिया सिंध का विज़िट किया, ना ही उनके चीफ इंजीनियर ने विज़िट करके दरिया के बंदों की मालूमात ली। एवं ही पता नहीं इनको कैसे ख्याल आ गया कि 50 अरब रुपए इमरजेंसी चाहिए जिसमें हम मरम्मत करें बंदों की। कुछ 4 बंद हैं, एक हाजीपुर बंद था जिस पे हमने एक स्टोरी भी चलाई थी। जब स्टोरी आने हुई तो उसके बाद जो है इनके बंदे पहुंच गए, वहाँ मट्टी डाल रहे हैं, वहाँ पर पत्थर डाल रहे हैं। तस्वीर कर सकता है कोई कि पैसे खा गए जब हमने निशानदेही की उसके बाद। इसी तरह 3 और बंद हैं जहाँ पर इन्होंने काम करने थे, वो भी बिलियंस रुपीस के। एक है SM बंद, भानोट बंद, और रोड़ी केनाल का कुछ एरिया जहाँ पर इनको स्टोन पिचिंग और मट्टी के काम, आप स्टोन पिचिंग पत्थर डाल रहे हैं वहाँ पर मरम्मत के लिए और मट्टी डालनी है। हम अपने नाज़रीन को यकीनन दिखाएंगे इसमें कि दरिया सिंध के बंदों जो पुश्तों का क्या हाल है। 50 अरब रुपए कैसे और कहाँ खर्च करें कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। 25 अरब रुपए तो इसमें एक ऐसी कंपनी को दी गई है जो इनकी अपनी है। अच्छा। इनकी अपनी है, वो किसी फ्रंटमैन के नाम पे है, वो चलाते हैं। ठीक। MBC नाम है उस कंपनी का, उसी को ही ठेके दिए गए हैं। और इसमें एक क्लास शामिल की गई है 16B8, जिसके तहत इमरजेंसी डिक्लेयर अब आप करते हैं कि इमरजेंसी है तो सेपरा के जो रूल्स है वो रिलैक्स किए जाते हैं। इसके तहत जो है आप टेंडर नहीं करा सकते, आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। रूल 16 के तहत आप टेंडर नहीं कराएंगे, इमरजेंसी में किसी को भी आप ठेका दे सकते हैं, ये इनके पास अख्तियार है। ठीक है। सिंध में कोई इमरजेंसी नहीं आया, किसी ने डिक्लेयर ही नहीं किया। साहब, इमरजेंसी तो कोई थी नहीं जिसे इमरजेंसी बनाया गया था, तो उसके फंड्स क्या पहले से ही मौजूद थे या फिर आउटसाइड बजट से मांगे गए फंड्स? ये सोर्सेस बता रहे हैं ना तो इमरजेंसी के फंड्स मौजूद थे और ना ही आउट ऑफ बजट इन्होंने कोई समरी भेजी वज़ीर आला सिंध को कि हमें 50 अरब दे। 50 रुपए या 50,000 की बात नहीं, 50 अरब। अच्छा, कितनी बड़ी रकम है। वो आउटसाइड बजट भी नहीं लिया। अब ये देखना है कि इन्होंने कहाँ से जुगाड़ करके 50 अरब रुपए कहाँ से निकाल के जो है वो इमरजेंसी के नाम पर इन्होंने यहाँ लगा दिया। और इनका पूरा मिशन ये था कि इमरजेंसी है ही नहीं, खर्चा भी नहीं होगा और बड़ा नाम कहीं ये दिखा के 50 अरब रुपए इनको हड़प करने दे। क्योंकि इस कंपनी के थ्रू मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि वो कंपनी है MBC जो फर्जी है। इनके जो बंदे हैं, फ्रंटमैन है कोई पप्पू चन्ना साहब है, कहते हैं कि 2008-9 से पहले उनको काम भी बड़ा नाम मिलता था। 2008-9 के बाद उसको करोड़ों अरबों रुपए के काम मिल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के। और यही स्टोन पिचिंग और मट्टी के काम आप सिंध में किसी से भी पूछेंगे ना, इरिगेशन वालों से खास तौर पर कि स्टोन पिचिंग और मट्टी का काम है, वो आपको मुबारकबाद देंगे। वो कहेंगे कि ठीक है अब आपकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है। तो ये जुगाड़ वाले जितने काम है इसी कंपनी को देते हैं और इसी नाम पे देते हैं, स्टोन पिचिंग। नहीं मुगरी साहब, वो तो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध के बंदों को मजबूत करना है ताकि नुकसान से बचा जाए। देखिए दरिया सिंधों को मजबूत करते ना, हम तो पहले भी दिखा चुके हैं कि हाजीपुर पे इन्होंने 6 अरब 27 करोड़ रुपए लगाए। जब स्टोरी ब्रेक हुई तो उसके बाद इन्होंने जाके पत्थर कुछ डाले और मट्टी डाली। तो इनकी नीयत तो मजबूत करने की थी ही नहीं।
अच्छा, मुझे सोर्स कह रहा है कि सेक्रेटरी साहब जो है ज़रीफ खेड़ो साहब, न उसने दरिया सिंध का विज़िट किया है। अगर विज़िट करते तो जाहिर है पूरी टीम उनके साथ होती, ना ही चीफ इंजीनियरों ने ये सहमत की दरिया सिंध का विज़िट करते और ये जो बंद हैं उनकी पोजीशन देखते कि कहाँ कहाँ वाकई में ज़रूरत है। यकीनन कहीं ज़रूरत भी होगी, ऐसे नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन जब आप जिस मकसद के लिए पैसे रख रहे हैं तो उसी मकसद के लिए खर्च तो करें ना। खर्च नहीं करना है, वो पैसे जेबों में रखने और अपने ठेकेदारों को और आए बाएँ शाएँ जो आपके आवारी हैं उनको देने हैं। तो मुझे एक सोर्स ने कहा है कि तो मुगीरी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ठेकेदारों को फायदा दे, उनसे ही कमीशन लेकर वो कमीशन अपने लिए रखना था। फिर बहुत बड़ी कमीशन ली जाती है। ठेकेदार को शायद 10-15% बच जाए, कोई 10-15% काम भी कराते हैं, 40-50-60% कमीशन लेके जाते हैं, 50% ऊपर कमीशन। ठीक, तो मुझे बताएं तो फिर काम क्या कराएंगे? यही जो हम दिखा रहे हैं कि कुछ ट्रक्स उन्होंने मट्टी के डाल दिए, जैसे हाजीपुर पे डाल दिया, अब ऐसे बंद है, वहाँ पर भी अब आज हम कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि यहाँ अब ट्रकें कुछ डालेंगे। तो इस तरह से मैं बता ये रहा था कि जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको हुक्म हुआ कि 50 अरब रुपए इमरजेंसी पे आपने खर्च करने हैं। उन्होंने आंखें बंद करके आमना सदकना जो है वो खुद से इमरजेंसी डिक्लेयर करके अप्रूवल दे दी और 25 अरब रुपए तो इस एक कंपनी को दिए गए, एक कंपनी को। अच्छा, ताकि ये कंपनी अपनी है, ना बात खुलेगी ना किसी को पता ही लगेगा। ये तो कुदरती तौर पर इनको ख्वार होना है, यानी कि छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े टीके लगाए गए हैं। खा रहे हैं, बहुत बड़े टीके लगा रहे हैं। खुदा करे कि नेब में हिम्मत आ जाए, खुदा करे कि जो चेयरमैन नेब आ गए वो इनको कहे कि 15 सालों में इरिगेशन पे कितने खर्चे हुए और जितने जहाँ जहाँ खर्चे दिखाए गए हम उसकी दोबारा नए सिरे से इंक्वायरी करेंगे तो पता लग जाएगा। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं दावा से कहता हूँ, हथकड़ियाँ लगेंगी इनकी। मुश्किल से 10-15-20% अफसरान अच्छे हैं, सारे बुरे नहीं हैं, वो बच जाएं, बाकी 80-90% को हथकड़ियाँ लगेंगी। इस तरह का इन्होंने सिंध के इरिगेशन को तबाह किया, इस तरह से उन्होंने माल बनाया, इस तरह से ये बिलियनर बन गए हैं। बिल्कुल मुगीरी साहब, ये भी बताएं कि एमबीसी कंपनी है, उसको अरबों रुपए के जो ठेके दिए गए हैं, पहले भी उन्हें अरबों रुपए का काम मिलता रहा। ये नवाज शाह की बरसात जो है ये किस हुकूमत में हासिल हुई है उन्हें? देखिए, ये 2008 में जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उसके बाद एमबीसी जो कंपनी है नवाब शाह की है ना, उनके तो वारे न्यारे हो गए। पता नहीं उनके बड़ों ने कोई दुआ मांगी थी कि मेरे औलाद जो है वो अरबपति बन जाए, अच्छा। तो अमीर कबीर बन जाए, हुक्मरानों का मुकाबला करे, तो वो अमीर कबीर बन गए। पहले इस तरह की पोजीशन नहीं थी। जो सोर्सेस कह रहे हैं कि छोटे मोटे काम मिलते थे, अब तो अरबों से कम इसके पास रकम ही नहीं है। अब उसमें से एमबीसी वाले खुद कितना लेते हैं, अफसरान कितना लेते हैं, उनके पीछे जो डोरियां चलाने वाले हैं हाजी साहब, उनको कितनी रकम देते हैं। तो मुगीरी साहब, क्या कोई पूछने वाला नहीं है? एक बंदा जिसको कभी जिंदगी में इतने बड़े बड़े ठेके मिले नहीं हैं, आज उसे इतने बड़े बड़े ठेके भी मिल रहे हैं, वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का मालिक बन गया है। अरबों रुपया कहां से आ गया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मिस फरजाना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पूछे कौन। हमारे साथ सिंध के लोग यही तो कह रहे हैं, सिंध की सिविल सोसाइटी कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि किससे शिकायत करें हम। जरदारी साहब से शिकायत करें, हम जरूर पूछेंगे, शिकायत करें, बिलावल साहब से शिकायत। जी हाँ, हम जरूर बताएंगे और बार बार बताएंगे। बिल्कुल, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम हर करप्शन की कहानियां बताएंगे। कम से कम हम अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होंगे। हम बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है सिंध में, खास तौर पर इरिगेशन में, जिसका अगर इरिगेशन में इतने पैसे जितने दिए गए लगाए जाते तो सिंध का इरिगेशन जो है दुनिया का एक मॉडल इरिगेशन सिस्टम बन जाता, लेकिन नहीं है। बदकिस्मती, बहुत बड़ी बदकिस्मती। अच्छा मुगीरी साहब, ये भी बताएं कि जिस सेक्रेटरी आपाशी ने 50 अरब रुपए इमरजेंसी जाहिर की थी तो फंड्स खर्च करने की मंजूरी दी, ये वही तो नहीं है जिसके महलनुमा घर की गूंज सोशल मीडिया पर भी रही है काफी? बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। ये वही ज़रीफ खेड़ो साहब है। जब ये चीफ इंजीनियर थे, इन्होंने नौशेरो फेरोज में मोरो के करीब इनका घर है कोई, अच्छा, छोटे से गांव में इन्होंने घर बनाया, महल बनाया है। तो कोई दोस्त इनकी दावत पे गए थे, उन्होंने वैसे ही बना के कहा कि ज़रीफ खेड़ो साहब के हम घर पे आए हैं, जो ये महलनुमा घर है। और जिसने देखा उनकी चीखें निकल गई
कि एक 20 ग्रेड 19-20 ग्रेड का अफसर है, उन्होंने महलनुमा घर कैसे बनाया, हाँ। कहाँ से बना। तो जिस बंदे ने वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे रखी थी उसके लिए तो बड़ा मसला हो गया, फिर एकदम से वो वीडियो डिलीट कर दी गई। लेकिन कुछ लोगों के पास है, लेकिन आज तक न नेब, न एंटी करप्शन, न CMIT, ना ही किसी और इदारे ने ज़रीफ खेड़ो साहब को बुला के पूछा कि इतना बड़ा महल कैसे बना, हमें बताएं। जब आप नौकरी में 17 ग्रेड में आए थे तो उस वक्त आपने एसेट्स कितने डिक्लेयर किए थे, आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी, अब ये कहाँ से आए मुझे बताएं ना। यही पैसे तो आ रहे हैं ना, इधर से 2 नंबरी कंपनियों को दे रहे हैं जहाँ पर आप फिक्स कर रहे हैं अपना कमीशन लेके, फिर इस तरह बनाते। ये तो वो चीज़ जो हमने देखने को मिली, वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप देख भी नहीं सकेंगे। तो कितना बड़ा जुल्म किया होगा सिंध के खजाने के साथ, यही हम बार बार बताते आ रहे हैं और बार बार बताएंगे भी। मुगीरी साहब, ये बताएं कि महकमा आबपाशी में इस लेवल पर करप्शन पहुंच चुकी है तो ये महकमा अब ठीक कैसे होगा? देखिए, जिस लेवल का पे करप्शन है ना, खुदा करे कि ये सर्वाइव करे। आपने देखा होगा 2010 में तोड़ी बंद टूटा ना, क्या हुआ? तोड़ी बंद के टूटने से सिंध के तारीख 5000 जो तारीख है उसमें इतना सिंध के लोग इतने डिस्टर्ब नहीं हुए। 80 लाख लोग बेघर हुए, 80 लाख लोग बेघर हुए एक बंद के टूटने से। अब 2022 में सैलाब आया, उसी का जिम्मा भी उसकी जिम्मेदार भी यही हैं, क्योंकि इनके जो ट्यूबवेल थे वो सारे नाकार हैं, चल नहीं पा रहे थे। बारिशें तो 1 महीना चली, लेकिन 1 महीने तक इनके ट्यूबवेल नाकारा थे तो पानी नहीं निकाल सके, पानी जमा होता गया और जमा होता गया। नतीजे में जो खेत खलिहान वो पानी से भर गए, शहर भर गए। तो पानी की वजह से आपने देखा 2022 में कितनी बड़ी तबाही आ गई। बिल्कुल, कोई 30-35 लाख घर गिर गए, कोई 1-1.5 करोड़ अफराद जो है ना इससे बराह रास्त मुतासर हुए। कराची को छोड़ दें, हैदराबाद सिटी को छोड़ दें, बाकी सिंध का कोई ज़िला, कोई शहर ऐसा बचा नहीं जो ज़ेरे आब नहीं हुआ, जहाँ तबाही नहीं हुई। तो इनके जिम्मेवार तो यही लोग हैं ना, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। पहले भी सिविल सोसाइटी ने डिमांड किया है, अब भी सिविल सोसाइटी डिमांड कर रही है कि महकमा इरिगेशन को खुदा के वास्ते छोड़ दे, खुदा के वास्ते छोड़ दे, इनमें बेहतरी लाएं। कोई अच्छा कमीशन अफसर जब ये मनपसंद कंपनीज को ठेके दिए गए तो वो कंपनियां जो वाकई इसकी अहल थी, क्या उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया? कैसे लेंगे? देखिए, जब टेंडर नहीं छपा, ठीक, क्लास 16 सिप्रा का बताया गया है 16(8)B, जब टेंडर छपेगा तो बहुत सारी कंपनियां वाकई अप्लाई करेंगी ना। टेंडर नहीं छपा, किसी को पता ही नहीं चला, उनको वर्क ऑर्डर दे दिए गए MBC को कि भाई हम अप्रूव करते हैं, आप ये काम करके हमें दे दें। ये तो हम बता रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि ये काम भी हुआ है। यही तो कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी जाती अगर इमरजेंसी आपने डिक्लेयर किया है, आपने वाकई आपकी नीयत काम कराने की थी तो आप छोड़ देते ना, टेंडर कराते। कौन सी इमरजेंसी थी? आपने किसी से पूछा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी से पूछे टेंडर छपवाते तो बहुत अच्छे लोग भी हैं ऐसे काम करने, ऐसे नहीं है कि सब ऐसे हैं। MBC को छोड़ दें, और भी बहुत पुरानी कंपनियां जो सिंध में सदियों से चलते हुए आ रही हैं, उनके पिछले वाले जो चले गए उसके जो बाकी लोग हैं वो कंपनियां चला रहे हैं, आप उनके तवज्जुह से अच्छा काम करा सकते हैं, करा सकते थे, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया और 25 अरब रुपए एक बंदे के जो है ना आपने झोली में डाल दिए, ताकि वो भी खाए और ये भी खाएं और सब खाएं। बिल्कुल मुगीरी साहब, बड़े अफसोस की है कि अहल कंपनियों को साइड लाइन कर दिया जाता है, मनपसंद कंपनीज को ठेके दे दिए जाते हैं, और फिर जब उन्हें ठेके दिए जाते हैं तो वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए गबन कर जाती हैं, और करप्शन के इतने बड़े बड़े केसेस फिर सामने आते हैं। खुदा करे, जैसे मुगीरी साहब कह रहे थे कि नैब में हिम्मत आ जाए और वो कोई ना कोई स्टेप ले ताकि अरबों रुपए कम अज़ कम बचाए जा सकें और उनसे कोई बेनिफिट हासिल किया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।